देखो डीसी जनरेटर क्या होता है आपका, जनरेटर है ना। सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन जनरेटर टर्मिनोलॉजी की। तो जनरेटर क्या है, एक वैद्युतिक जनरेटर ऐसी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो देखिए मैकेनिकल एनर्जी का आपका एग्जांपल यहाँ दिखाया गया है आपको। मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या होता है, जैसे आप इसको पुश कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो ऊर्जा यूज होगी वो कौन सी होगी आपकी, मैकेनिकल या यांत्रिक ऊर्जा होगी, है ना। आप पुल्ली या बेरिंग से आप कोई चीज को घुमा रहे हो तो वो भी मैकेनिकल एनर्जी का उदाहरण है आपका, है ना। इंजन जिसमें आप डीजल से किसी चीज को चला रहे हैं, है ना, एक्सिस घुमा रहे हो उसको, तो वो भी मैकेनिकल, यानी कोई भी चीज जिस पे आप फोर्स लगा रहे हो और उससे वो मूवमेंट कर रही है, तो वो आपको क्या कहलाएगी, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर इंक्लूड, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो आपके बल्ब जो जलता है वो किससे चलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलता है। तो जनरेटर क्या एक मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रही है, आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऐसे ही एक को आप क्या माना जा सकता है, इसको कन्वर्टर माना जा सकता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे एक कन्वर्टर है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर इसी का मैं रिवर्स करूं तो ये एज ए मोटर की तरह काम करेगा। मोटर क्या करती है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, है ना। ठीक है, देखिए अब ये जो जनरेटर है वो आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत आपने पढ़ा था, मेरे को बताइए क्या होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत आपके फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के दो नियम दिए थे, ठीक है ना। जिसका पहला नियम क्या कहता है कि अगर किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में चालक की गति बढ़ाई जाए और चालक के अंदर परिवर्तन किया जाए, ये आपका फैराडे का प्रथम नियम था, ठीक है। सेकंड नियम क्या था कि उत्पन्न होने वाला जो ईएमएफ है वो ऐसे मात्रा में होता है, जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा वहां पर क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो ये चीज आपको पहले मैंने पढ़ा रखी है, आपको वापस बता देता हूं उसमें। देखिए फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम से है ना, ये पढ़ा था आपने पहले, पढ़ा था ना। कि किसी चालक के परिवर्तन में फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो ईएमएफ उत्पन्न होगा। और दूसरा क्या कहता है इसमें कि जो प्रेरित ईएमएफ का परिमाण है वो फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन की दर पर निर्भर करेगा, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई प्रोपोर्शनली टू डी फाई डी, ठीक है ना। तो ये आपका करता है, ठीक है। अब इसको अपन एक शॉर्ट वीडियो से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर एक आपको इलेक्ट्रिकल जनरेटर दिखाया गया है जिसमें आप क्या करते हैं, आप एक साइड में यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी इसको एक क्या करते हैं, इसको रोटेट कराने का काम कर रही है। और ये क्या कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। ये फैराडे लॉ के सिद्धांत में फैराडे ने क्या कहा था, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था कि अगर किसी भी कोई आपने रखी हुई है और कोई चुंबक आपने उसको पास में इस तरह से स्थिर किया हुआ है, अगर आप इस चुंबक को आगे और पीछे मूवमेंट कराते हैं तो क्या होगा, इस कॉइल के अंदर फ्लक्स में परिवर्तन होगा और फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा। और ईएमएफ जब इस शॉर्ट सर्किट कॉइल के अंदर उत्पन्न होगा तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट किसी भी कॉइल के अंदर अगर आप एक बैटरी जोड़ लो या ईएमएफ जोड़ लो तो क्या होगा, धारा प्रवाहित होने लग जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, धारा इसके अंदर प्रवाहित होने लग जाएगा और वो लैंप क्या कर लेगा, आपका ग्लो हो जाएगा, है ना। मगर ये चीज देखना इसके अंदर कि ये जो लैंप ग्लो होता है तब ग्लो होता है जब ये चुंबक इसमें मूवमेंट करता है। अगर ये रुक जाता है तो ये ग्लो करना बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि क्या होगा, फ्लक्स में जब ये मूवमेंट कर रहा है तभी इसके अंदर क्या
करते जा रहा है। और जैसे ही स्थिर हो जाएगा तो क्या होगा, फ्लक्स का करंट स्थिर हो जाएगा इस कॉइल के अंदर, है ना। तो इस कारण क्या होगा, फ्लक्स में का परिवर्तन नहीं होगा तो क्या होगा, ये लैंप आपको ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको इस चीज में ध्यान रखना है कि यहाँ पर फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो ही यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, नहीं तो ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस नहीं होगा। इसी का एक सिंपल डायग्राम दिया हुआ है आपका जनरेटर का, जिसमें जनरेटर में क्या होगा, आपके इस तरह से आपके चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, जिसमें एक एन वाला डैश पोल है और उस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में क्या होता है, इस तरह से चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होता है। ये आपको मैग्नेटिक सर्किट में पहले ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं होगी, तो उसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से स्थापित होता है, एक तनी में रेखा के रूप में, है ना। तो ये तनी में धागा के रूप में या रेखा के रूप में ये चुंबकीय फ्लक्स है आपका, और इसके बीच में क्या कहता है, ये इस तरह की मैग्नेट होती है, इसके अंदर ये एक कॉइल होती है जो क्या होता है, इसके अंदर मूवमेंट करती है, और जब ये मूवमेंट करती है, घूमती है, तब क्या होता है, यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होता है। यहाँ आपको देखिए इस बताएगा कि ये इन दो पोलों के बीच में यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, और जब ये मूवमेंट करता है, ये कंडक्टर है, शॉर्ट सर्किट कंडक्टर है ना, ओपन सर्किट नहीं है, और एमीटर द्वारा इसको शॉर्ट सर्किट किया, ठीक है। जब इसको आप शॉर्ट करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण क्या होगा, इसमें करंट प्रोवाइड ये यहाँ पर आपको दिखाया है ना। अच्छा, फैराडे का नियम आपको अभी मैंने बताया था कि ये फैराडे के नियम पे काम करता है। प्रथम नियम आपको अभी मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब द्वितीय नियम के बारे में देखते हैं इसमें। तो फैराडे का सेकंड नियम क्या कहता है कि किसी भी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसका जो परिमाण है या उसकी जो मात्रा है, वो किस पे निर्भर करती है, आपके फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर। जितना ज्यादा फ्लक्स में परिवर्तन होगा, उतना ज्यादा वहां पर क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इसी को मैं न्यूमेरिकल रूप से लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, जो उत्पन्न होने वाले ईएमएफ को मैंने ई से प्रदर्शित किया है, और फ्लक्स में परिवर्तन की दर को मैंने d∅dt से दर्शाया है, ठीक है। d∅dt यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, आपको फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन की दर, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो इंड्यूस होने वाला ईएमएफ का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और इसी के आगे मैं हल करता हूँ इसमें, तो यहाँ पर फॉर्मूला आपका क्या बना है, ई प्रोपोर्शनल टू d∅dt। अब देखिए कोई भी समानुपाती का चिन्ह होता है तो वहां पर इसको अगर आप बराबर में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर एक नियतांक आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी एक नियतांक आएगा, आपने इसको बराबर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ नियतांक आएगा आपका n माइनस n, और ये फॉर्मूला हो जाएगा d∅ dt, ठीक है। तो ये आपका पूरा फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर n नंबर्स ऑफ टर्न्स, यानी कितने वहां पर आपने टर्न्स लगा रखे हैं, घेरे कितने लगा रखे हैं वाइंडिंग के, वो है d∅। फ्लक्स में परिवर्तन है कि प्रारंभिक स्थिति में फ्लक्स कितना था और अंतिम स्थिति में फ्लक्स कितना था, dt कितने समय में ये फ्लक्स परिवर्तित हुई वो, ठीक है। और यहाँ पर माइनस आपका लेंज के नियम को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो लेंज का नियम भी आप पढ़ चुके हो। लेंज का नियम क्या बोलता है कि इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन इस प्रकार होगी कि वो अपनी उत्पत्ति के कारण का क्या करेगा, विरोध करेगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप पहले देख चुके हो, इसका एक जनरल इंट्रो वापस दिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब देखिए जो इंड्यूस ईएमएफ है आपके, वो भी दो प्रकार के होते हैं। जो फैराडे ने बताया था ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो भी आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है आपका, यदि आप यहाँ पर
स्थिर चुंबकीय क्षेत्र रखते हैं और उसके अंदर किसी चालक को मूवमेंट कराते हैं और उसके कारण कोई ईएमएफ इंड्यूस होता है, या आप चालक को स्थिर रखते हैं और चुंबकीय क्षेत्र को मूवमेंट कराते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में फ्लक्स का मान चेंज होगा और ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से जो उत्पन्न ईएमएफ है वो आपका क्या कहलाता है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है आपका स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसके अंदर क्या होता है, ऊपर वाली कंडीशन में कोई एक ना एक मूविंग पार्ट का वहां पर या तो चुंबकीय क्षेत्र मूवमेंट कर रहा था, है ना, या तो हम मैग्नेटिक मूवमेंट करवा लेते या चालक की मूवमेंट करा लेते, जबकि स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में कोई भी मूवमेंट वाला पार्ट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, आप जब किसी भी स्रोत को या किसी भी कॉइल को ऐसी सप्लाई से जोड़ते हो तो वहां पर क्या होता है, अल्टरनेटिंग टाइप का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना। मगर वहां पर आपका कोई पार्ट मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो भी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मान वहां पर क्या होगा, चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि आपने देखा होगा एसी साइकिल पे होता है आपका करंट का, आपने देखा होगा इस प्रकार से चलता है, तो धारा इसमें इसका मान 0 से कर रहा है, हाईएस्ट तक जा रहा है, तो इसी प्रकार से फ्लक्स का मान भी क्या होगा, यहाँ पर 0 से हाईएस्ट वैल्यू तक जाएगा, है। और जब धारा का मान हाईएस्ट वैल्यू से 0 आएगा तो फ्लक्स का मान भी क्या होगा, 0 हाईएस्ट वैल्यू से 0। तो यहाँ जो है एक अल्टरनेटिव टाइप ऑफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो इस अल्टरनेटिव टाइप के चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होता है, उसके पास वाली कोई अगर आपने चुंबकीय कुंडली आपने वहां रखी है तो उसके अंदर क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की जो इंड्यूस ईएमएफ है वो कौन सा कहलाता है, आपको स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर आपके इसी सिद्धांत में कार्य करता है और डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ आपके जितने भी डीसी जनरेटर या मोटर है वो डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ का कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ है, उसको ज्ञात करने का यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ का मान क्या है एक पूरे एसी साइकिल के अंदर, है ना, अगर हमसे पूछ लिया जाए तो वो वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, जो कि फॉर्मूला क्या है आपका, E इक्वल टू BLE sin थीटा। ठीक है, यहाँ पर B क्या है, यहाँ पर हाँ चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, L यहाँ पर जो कंडक्टर है उसकी लंबाई है मीटर के अंदर, V यहाँ पर आपका चालक की गति है मीटर प्रति सेकंड में, और थीटा यहाँ पर आपका कोण है जिस कोण पर चालक आपके फ्लक्स को करता है। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीजें इसमें पता है तो आप उसके अंदर ईएमएफ का मान याद कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर एक पूरा एक्सी साइकिल का जनरेशन दिखाया हुआ है कि अगर आप एन और एस पोल के बीच में कोई एक कंडक्टर ले लीजिए और उसको आप मूवमेंट करा, है ना, तो पूरा एक 160 डिग्री का मूवमेंट यहाँ दिखाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 0 डिग्री दिखाया है। 0 डिग्री क्यों है, देखिए यहाँ पर फ्लक्स कैसा है आपका इस प्रकार से, है ना, और यहाँ पर जो चालक रखा गया है इस चालक पर अगर मैं लंब देखूं तो इसका लंब क्या है यहाँ पर, है ना, तो इसके और इसके बीच का जो कोण है वो क्या है, 0 डिग्री है ना, यहाँ पर इसके बीच में 0 डिग्री का कोण ही बनेगा। मगर जब मैं इस कंडीशन पे आ जाता हूँ तो इसको आप देखो यहाँ से ये इसका लंब इसका थोड़ा सा पीछे हो जाएगा यहाँ पर, और इसको आगे बढ़ा के तो यहाँ पर लगभग कितना 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर इसका 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। जब ये कंडक्टर यहाँ होगा तो फ्लक्स के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा आपका 90 डिग्री का, और इसी प्रकार से यहाँ पर 135 डिग्री, यहाँ पर आपका 180, यहाँ 225 और यहाँ पर आपका 270, सॉरी हाँ 270, यहाँ 330 और यहाँ वापस 360। तो ये किस प्रकार से पूरे एंगल बनाता है, कंडक्टर का जो लंब खींचा गया है या कंडक्टर का जो अक्ष है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ इस प्रकार से अलग अलग एंगल बनाएगा। ठीक है ना, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर देखता हूँ ईएमएफ का मान निकालता हूँ। तो सबसे फर्स्ट एक कंडीशन में यहाँ ले रहा हूँ, एक कंडीशन में जो इंड्यूस ईएमएफ में मैं बात करता हूँ, तो मान लीजिए यहाँ पर
बी, एल और बी जो क्या है फ्लक्स जनर, लंबाई और वोल्टेज, इसका सॉरी वेग, इसका मान मैंने इस प्रकार से किया है कि इसका मान क्या है आपका 100 वोल्ट है ना। तो इन तीनों का मान 100 वोल्ट है। तो मैं फर्स्ट कंडीशन में देता हूं आपको फॉर्मूला क्या VLP sin थीटा। तो VLP का मान क्या है आपका 100 मान लिया है मैंने। तो अब देखिए सबसे फर्स्ट कंडीशन में sin थीटा कितना 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो sin 0 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 0 थी। तो 100 into 0 करने में कितना आएगा। तो यहाँ पर जो ग्राफ स्टार्ट होगा आपका कहाँ पर आएगा, यहाँ पर इसका डॉट 0 पर है। नेक्स्ट चलते हैं आप सेकंड बी कंडीशन पर। तो जब चालक बी स्थिति में होगा तो इसके अंदर पहली रील है VLP का मान तो 100 है और साइन साइन यहाँ पर क्या है 30। तो साइन 30 का मान कितना था आपका 0.5। इससे गुणा होगा तो कितना आएगा लगभग 50 वोल्ट। तो 50 वोल्ट इस ग्राफ के ऊपर चलेंगे अपन 30 डिग्री और यहाँ पर 50 वोल्ट लगभग इसके आसपास है। ये डॉट यहाँ पर इसकी सीट में और इसकी सीट है ना, यहाँ पर और यहाँ लगेगा है ना, इस जगह लगेगा डॉट। नेक्स्ट चलते हैं अपन 90 डिग्री के ऊपर यानी सी कंडीशन में। तो इस कंडीशन में यहाँ पर साइन 90 होगा। साइन 90 का मान कितना होता है एक, ये पूरा 100 वोल्ट होगा। तो 100 वोल्ट यहाँ पर आपका ये 90 डिग्री यहाँ पर है और यहाँ पर 100 वोल्ट इसमें यहाँ पर है। तो इसका डॉट कहाँ आएगा इसका यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन इसका अगला मान होगा 135। 135 का मान आपका लगभग साइन 45 के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.707 और इससे गुणा करोगे तो आपका वैल्यू कितनी आएगी 70.7 वोल्ट। तो 70.7 वोल्ट लगभग 50 यहाँ है 100 यहाँ है, इसके बीच में कहीं आएगा यहाँ पर है ना। तो ये हाँ ठीक है, ये डॉट्स डी वाला यहाँ लगेगा। नेक्स्ट ई पर, ई पे वापस किस पे आ जाएगा 180। तो साइन 180 का मान 0 होता है तो आपकी वैल्यू वापस क्या आ जाएगी 0। और जब आप ये सारे डॉट्स को मिलाते हैं तो क्या बनता है आपको यहाँ पर एक हाफ साइकिल में बनेगा, ये आपका हाफ साइकिल। फिर नेक्स्ट इसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पर अभी तक ये एन पोल के संपर्क में था, अब क्या हो रहा है ये एस पोल के संपर्क में जा रहा है। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र चेंज हो रहा है इसका है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा उत्पन्न होने वाला ईएमएफ भी क्या होगा चेंज होगा है ना। तो अब ये साइकिल किधर जाएगा आपका नेगेटिव साइकिल में और ये सेम वापस इसी की तरह से यहाँ वापस इसका आपका यहाँ पे 50 वोल्ट आएगा, यहाँ आपका 100 आएगा, यहाँ 70 आएगा, वापस ये क्या आएगा 0 और इसको भी आप पूरा बनाओगे तो ये पूरा ऐसे साइकिल बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले से इस पे वैल्यू निकाल सकते हो है ना पूरे एक साइकिल के अंदर कि किस स्थिति में कितना वोल्ट ये जनरेट करेगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, चले आगे। अच्छा जो ये ईएमएफ प्रोड्यूस होता है आपके किसी भी चालक के अंदर, ये आपको अभी आपको बताया था चालक के अंदर करंट प्रवाहित होगी है ना। तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम यहाँ पर डायरेक्शन याद करने के लिए हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं राइट हैंड। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जनरेटर के अंदर उत्पन्न होने वाला ईएमएफ या उत्पन्न होने वाली धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से नियम का उपयोग करेंगे। तो जनरेटर के लिए होता है राइट हैंड रूल और मोटर के लिए होता है लेफ्ट हैंड है ना। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप इसको याद रखिए है ना। तो इसमें राइट हैंड रूल्स के द्वारा हम इसमें जो डायरेक्शन है करंट की वो निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप एन और एस दो पोल, ठीक है। तो एन और एस दो पोल है तो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन एन पोल से एस की तरफ होती है। तो इसकी डायरेक्शन कैसे है यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। तो राइट हैंड रूल क्या बोलता है अगर आप आपकी तीन उंगलियां अंगूठा आपकी छोटी उंगली और मिडल जो आपकी फिंगर है उसको इस प्रकार से रखो कि तीनों 90 डिग्री के ऊपर हो। तो इसके अंदर अंगूठा आपका कंडक्टर के डायरेक्शन को या मोशन को दर्शाएगा कि कंडक्टर किस ओर गति कर रहा है उसको दर्शाता है
आपकी छोटी उंगली आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी और आपकी मध्यम उंगली या मिडिल फिंगर आपकी जो उत्पन्न धारा है उसकी डायरेक्शन को दर्शाएगी। तो इस कंडक्टर की मैं जैसे यहाँ निकालना चाहता हूँ, यहाँ पर इसके अंदर उत्पन्न होने वाली करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो देखिए यहाँ पर जैसे चुंबकीय क्षेत्र आपका एल से एल से, तो यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन यहाँ से यहाँ है ना, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र घूमकर किधर ऊपर की तरफ गति करेगा, है ना, इधर घूमेगा ना, ये इस प्रकार से घूमता है, तो ये अभी ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा, है ना, तो ये अंगूठा मेरा ऊपर की तरफ है, तो अब इसमें बहने वाली डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, बाहर की ओर, है ना, तो बाहर की ओर बहने वाली डायरेक्शन को दर्शाने के लिए मैं क्या करता हूँ, डॉट का यूज करता हूँ, है ना। तो इस चालक में ये चालक एक शॉर्ट सर्किट एक कंडक्टर था, उसी को मैं तो सामने से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाया हुआ है, तो बाहर निकलती हुई धारा को मैं डॉट से दर्शाता हूँ और अंदर जो धारा जा रही है उसको मैं किससे दर्शाता हूँ, प्लस से, है ना। इसको आप इस एरो से याद कर सकते हो कि जब आप किसी एरो को पीछे से देखोगे तो प्लस जैसा नजर आएगा और सामने से देखोगे तो डॉट जैसा नजर आएगा। तो डायरेक्शन कैसे है इसकी, ये वाली तो अंदर जाने की और ये वाली बाहर निकलने की। तो यहाँ पर बहने वाली धारा क्या होगी, बाहर की तरफ आएगी, तो ये डायरेक्शन आपकी करंट इसमें बाहर की तरफ होगी। और इसकी बात करें तो यहाँ पर आप अपने हाथ को जस्ट क्या करोगे, उल्टा करोगे, है ना, तो उल्टा करोगे तो क्या होगा, आपका हाथ उल्टा करोगे तो देखो धारा की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ हो जाएगी। पहले ये इस प्रकार है, अभी इसको घुमा कर देखो ये उल्टा हो गया, तो ये बहने वाली डायरेक्शन क्या होगी इसमें, ये भी उल्टी हो गई ना, है ना। तो ये किस चीज को दिखाती है कि कंडक्टर के अंदर की ओर धारा बहेगी, है ना। तो अंदर की ओर दर्शाने के लिए मैं किसका यूज करता हूँ, प्लस का। तो अब इस सर्किट को अगर मैं पूरा करूं तो ये चालक इस प्रकार का, तो ये ऐसे ही था ना, बाहर से आप इसको देखोगे ऐसे ही नजर आएगी, है ना। ये तो इसमें बहने वाली धारा की डायरेक्शन आपकी कैसे होगी, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसके अंदर इंड्यूस होने वाली करंट की डायरेक्शन फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल द्वारा निकाल सकते हो। अच्छा, हमने अभी तक देखा कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो अल्टरनेटिंग प्रवृत्ति का होता है ना, मगर डीसी जनरेटर आपको डीसी में कैसे कन्वर्ट करके देता है ना। तो अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी जनरेटर है अल्टरनेटिव टाइप की करंट उत्पन्न कर रहे हैं, जबकि अपन डीसी जनरेटर का आउटपुट में क्या कहते हैं, डीसी करंट यानी यूनि डायरेक्शन करंट लेते हैं। तो ये कैसा संभव है, तो ये चीज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी कि ये ऐसी को कैसे डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको अभी हम एक शॉर्ट वीडियो से देखिए। यहाँ पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र दिखाया हुआ है। अच्छा, उस पहली कंडीशन और सेकंड कंडीशन में क्या डिफरेंस है, वहां पर हम एक रूल का यूज कर रहे थे, है ना। यहाँ पर हम इस एक को क्या कर रहे हैं, दो भागों में बांट रहे हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर एक एक कंडीशन देखते हैं कि इसमें उत्पन्न होने वाले ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे होगी और कौन सा ब्रश इसके अंदर हमारा धार में बहने वाली धारा की डायरेक्शन, यानी इस वाले ब्रश के अंदर बहने वाली धारा की डायरेक्शन किस प्रकार होगी और इस ब्रश में बहने वाली धारा की डायरेक्शन किस प्रकार होगी, है ना। वो हम यहाँ देखेंगे इस वीडियो के बाद। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र दिखाया हुआ है, एल पॉइंट से एस की तरफ, है ना, डायरेक्शन इस प्रकार और इसका मूवमेंट अभी आप क्लॉकवाइज कर रहे हो, है ना। तो यहाँ देख रहे हो कि जब ये पूरा एक साइकिल घूमता है, यहाँ से एक कंडीशन से यहाँ से यहाँ तक आता है, वापस से लगाऊंगा इसको, जैसे फर्स्ट कंडीशन है, और देखना ये स्प्लिट लाइन जो ये है खंड इस ब्रश से कब तक कनेक्टेड है वो देखना, है ना, ये कब तक मूवमेंट करता है तब तक ये इससे कनेक्टेड है। तो देखेंगे यहाँ तक आया, यहाँ तक आने के बाद, है ना, जब ये इस कंडीशन में आ जाता है यानी 90 डिग्री चल रहा है, तो 90 डिग्री चलता है तब तक तो ये क्या होगा, इसके कनेक्ट रहेगा, बट जैसे 90 डिग्री आगे क्रॉस होगा दूसरा दूसरा स्प्लिट इससे कनेक्ट हो जाएगा, है ना। तो हर 90 डिग्री के बाद क्या हो रहा है आपका ब्रश से खंड, जो ये ब्रश से कम्यूटेटर खंड या स्प्लिट खंड जो कनेक्ट हो रहा है वो चेंज होता है ना।
देखिए यहाँ पर सब फर्स्ट कंडीशन लेता हूँ। जब आपका फर्स्ट कंडीशन में चालक इस प्रकार से और ये अभी घूमना स्टार्ट करेगा तो ये किधर घूमेगा, ऊपर की ओर, है ना। तो इसमें इंड्यूस होने वाली करंट की डायरेक्शन अगर मैं निकालना चाहूँ तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यहाँ यूज करूंगा मैं, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कैसे है आपकी, एन से एस की तरफ। तो ये मेरी छोटी उंगली चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रही है और चालक की गति किधर है, ऊपर की ओर। तो ये ऊपर की ओर है, तो इसमें इंड्यूस होने वाली करंट किधर होनी चाहिए, अंदर की ओर, है ना। तो ये यहाँ पर ये दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर इस कंडीशन में जब ये यहाँ से चलकर 90 डिग्री तक चलता है तब तक इसमें इंड्यूस जो करंट होगी वो किधर डायरेक्शन होगी, अंदर की तरफ, है ना। तो इसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला जो ब्रश है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ काम करेगा, है ना। और जब बात करूं मैं इस कंडक्टर की, ये ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, इसी समय में ये वाला तो गति करेगा इसके साथ में, है ना। तो ये इसमें क्या कर रहा है, गति नीचे की ओर कर रहा है ना। चुंबकीय क्षेत्र इसका सेम डायरेक्शन में है, तो उत्पन्न होने वाली जो धारा होगी उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इसमें बाहर की ओर, है ना। ये देखिए इसके अंदर बताया गया ये चुंबकीय क्षेत्र इधर से इधर है और मूवमेंट का डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो करंट की मात्रा आएगी इसमें बाहर। तो ये वाला ब्रश किसकी तरह काम करेगा, आपको एज ए नेगेटिव की तरह, है ना। तो धारा यहाँ से इधर चल रही है, इससे घूमते हुए यहाँ आ रही है और यहाँ होकर इसमें तब तक जब ये इस कंडीशन से 90 डिग्री तक चलता है ना। देखिए ये डायरेक्शन दिखाया है इसने यहाँ पे, अभी फर्स्ट कंडीशन में डायरेक्शन इस प्रकार से है, ये पॉजिटिव की तरह काम कर रहा है और ये नेगेटिव की काम कर रहा है। इसी को ये स्लो मोशन में दर्शा रहे हैं कि आप जितना जैसे घूमता है, देखिए यहाँ पर ये जैसे जैसे चल रहा है रेड वाली लाइन चल रही है ना, ये बता रहा है। वापस से लाते हैं इसको, ठीक है। जैसे ये इस कंडीशन में चलना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर भी आपका ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट हुआ और मैनुअल करंट स्टार्ट हुई। तो जैसे ये यहाँ आती है 90 डिग्री पे आ गई मैक्सिमम वही और वापस जब ये 180 चल जाएगा तो जीरो, है ना। ये ठीक है। तो फर्स्ट साइकिल आपको समझ में आ रहा है, जब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक चल रहा है 90 डिग्री तो ये पॉजिटिव की तरह काम कर रहा है ना। अब अपन आगे की बात करें, वापस आ जाए इसमें। तो यहाँ तक चल रहा है तो इस समय आपका ये वाला करंट इससे कनेक्टेड था, है ना। जैसे इधर आप आगे मूवमेंट करने लगेगा तो इसमें इसका मोशन क्या हो रहा है, नीचे की तरफ गति कर रहा है, है? चुंबकीय क्षेत्र समान है। तो अब इसके अंदर के नीचे की तरफ गति कर रहे हैं तो इसमें इंड्यूस होने वाली करंट क्या किधर होगी, बाहर की तरफ, है ना। और इसमें ये नीचे वाला चालक किधर की तरफ गति करेगा, ऊपर की तरफ, है ना। तो अब इसके बाद जब यहाँ से नीचे की तरफ गति करता है तो ये तो किस तरह से काम कर रहा है, नेगेटिव की तरफ, और ये कौन सा कर रहा है, पॉजिटिव की तरफ। और वापस ये किससे कनेक्ट हो गया, देखिए इस कंडीशन में इसी ब्रश से कनेक्ट हो गया, है ना। तो इस ब्रश से वापस क्या है, धारा अंदर की तरफ जा रही है और इस ब्रश से धारा वापस क्या है, बाहर की तरफ आ रही है ना। तो देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, आपका मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट होने के कारण आपका पूरा ये 90 डिग्री के बाद आगे चलने के बाद भी जब आपकी चुंबकीय क्षेत्र इसमें इंड्यूस होने वाला यूनिट की जब डायरेक्शन चेंज होती है तो स्प्लिट ट्रेन भी चेंज हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, आपका एक ब्रश हमेशा पॉजिटिव की तरह काम कर रहा है, दूसरा ब्रश हमेशा किसकी तरह काम कर रहा है, नेगेटिव की तरह। इसलिए जब ये चलता है तो इसमें एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, है ना। ये इधर करना है, वापस यहाँ आ रहा है, वापस ये हाईएस्ट लेवल तक जाएगा, वापस ये क्योंकि ये स्लो चल रहा है तो पहले स्लो छोटे छोटे बने थे यहाँ पर, अगर इसकी स्पीड बढ़ा देंगे तो ये एम्पलीट्यूड में बढ़ जाएगा। अगर इसकी डायरेक्शन आप चेंज कर देते यानी इसको जस्ट अपोजिट रोटेट कर दो तो यही साइकिल आपका किधर बनेगा, इस रेखा के नीचे बनेगा। और इसकी आर्बिट्रेरी जो गैल्वेनोमीटर ये डायरेक्शन आप किधर निकाल देते हैं, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन।
तो इस प्रकार से आप किसी भी जनरेटर से डीसी प्राप्त करते हो। डीसी क्या है, एक ही डायरेक्शन में जाके, क्योंकि ये दूसरा डायरेक्शन एक्टिव चलते यहाँ नहीं मिल रहा है, तो ऐसे ये डीसी की तरह काम करेगा आपका, है ना। मगर ये क्या प्योर डीसी है, पल्सेटिंग डीसी, इसको क्या बोलते हैं हम, पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं, प्योर डीसी नहीं। प्योर डीसी कैसे चलती है, कांस्टेंट एक लाइन की तरह चलती है, हाँ? जबकि ये क्या हो रही है, इसका मान बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो ये पल्सेटिंग डीसी की तरह चलेगा। तो यही वर्किंग आपको यहाँ इसके अंदर भी दर्शाई गई है, इसी में जो आपने वीडियो देखी वही स्टेपेज यहाँ बताए हुए हैं, और ये पूरे एक समरी के रूप में इसी स्टेपेज को दर्शाया गया है। ठीक है, कि फर्स्ट कंडीशन में यहाँ है ना, और फर्स्ट कंडीशन जब पूरा रोटेट होगा, जब ये यहाँ आ जाता है, तभी ये ब्रश आपका पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। आप चाहें तो इस पर कराने में नेम के राइट हैंड रूल लगा के आप चेक कर सकते हो, है ना। ये पूरा इसी को समझेगा। अब देखो आगे क्या होता है, एक एक शॉर्ट सर्किट कंडक्टर होता है यहाँ पर, जिससे आपको यहाँ पर एक सर्किट मिला, है ना। अगर ऐसे बहुत सारे शॉर्ट सर्किट कंडक्टर यहाँ लगाए, तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे सर्किट मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे ना, है ना। तो वहां पर जो आउटपुट मिलेगा, तो एक डीसी जनरेटर से जो आपको ओरिजिनल आउटपुट, वास्तविक आउटपुट मिलता है, वो किस प्रकार का था, इस प्रकार का। तो इसमें देखिए, अब इसके अंदर जब आप देखेंगे तो जो चेंजेस हो रहे हैं करंट के अंदर, वो छोटे छोटे हो रहे हैं, है ना। तो ये प्योर डीसी नहीं है, मगर ऐसे लगभग डीसी का बनेगा, डीसी का सिग्नल, है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि ये लगभग डीसी की तरह होगी, प्योर डीसी नहीं। प्योर डीसी आपको किससे मिलती है, बैटरी सोर्स द्वारा, है ना। बैटरी सोर्स ऐसा आपका डिवाइस है जो प्योर डीसी देता है, बाकी ये आपको पल्सेटिंग डीसी या इम्प्योर डीसी देगा। नेक्स्ट अपन आते हैं डीसी जनरेटर के पार्ट्स पे, इसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं उसको अपन पहले एक बार जनरली देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम दिखाया हुआ है और एक एक चीज का यहाँ पर नाम भी दिखाया है। तो अपन फर्स्ट चलते हैं, पहला फ्रेम या योक। यहाँ देखिए इसके अंदर फ्रेम और योक कहाँ दर्शाया गया है, आपको यहाँ दर्शाया, तो ये आपकी फ्रेम या योक है इसके अंदर, है ना। तो डीसी जनरेटर के पार्ट्स हैं ये सारे, इसमें फ्रेम या इसी को योक भी बोलते हैं आपके, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट क्या होता है इसमें, फील्ड पोर्ट और पोर्ट स्विच, वो कहाँ है आपके, इसके अंदर यहाँ लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है ना। और इसी के बीच में ऐसे छोटे छोटे पोल्स भी लगे होते हैं जिनको इंटरपोल बोलते हैं, ठीक है। तीसरा है आपकी फील्ड कॉइल या फील्ड वाइंडिंग, ये कहाँ है आपकी फील्ड कॉइल और फील्ड वाइंडिंग, जो ये पोल लगे हुए हैं ना, इन्हीं के ऊपर ये लपेटे हुए वाइंडिंग, जो कि आपकी फील्ड वाइंडिंग है ना। नेक्स्ट है आपका आर्मेचर कोर, तो आर्मेचर यहाँ दर्शाया गया है, ये आर्मेचर कोर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी आर्मेचर वाइंडिंग, है ना। आर्मेचर वाइंडिंग ये यहाँ नजर आ रहा है, ये आर्मेचर वाइंडिंग। नेक्स्ट कम्यूटेटर, कम्यूटेटर आपका ये लगा हुआ है इसमें, इस प्रकार से आर्मेचर पर असेंबल होता है। नेक्स्ट आपकी ब्रश, जो कि इन कम्यूटेटर से कनेक्टेड होते हैं, है ना। बेरिंग, जो कि इसको घुमाने का कार्य करता है ताकि आसानी से घूम सके, तो बेरिंग यहाँ लगे हुए हैं इसमें। हाँ, नेक्स्ट है आपका फैन, फैन क्या करता है, इसको ठंडा रखने का काम करता है ना। तो ये कूलिंग फैन यहाँ लगे हुए हैं, यहाँ शाफ्ट से कनेक्टेड होते हैं जो हवा को अंदर भेजते रहते हैं। दस लास्ट पार्ट है इसका शाफ्ट, ये शाफ्ट होती है जिसके ऊपर ये आर्मेचर वगैरह कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो अब इसी को अपन डिस्क्राइब करते हैं, एक एक पार्ट्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं योग, ये बाहरी आवरण जो होता है ये योग कहलाता है आपका, ठीक है। ये किसका बना हुआ होता है, ये डलवे लोहे या डलवे स्टील का या डाइड स्टील का बना है, ठीक है। छोटी मशीनों में डलवे लोहे का बना होगा और बड़ी मशीनों में ये डलवे स्टील या माइल्ड स्टील। इसमें क्या करते हैं, ये एक तरह से आपकी शीट होती है, उस शीट को क्या करते हैं ऐसे राउंड कर देते हैं और फिर क्या करते हैं यहाँ से वेल्ड करते हैं, ठीक है। और फिर इस पे लेग पर इसको वेल्ड कर देते हैं और जन टर्मिनल बॉक्स और आई बॉक्स वगैरह इसके ऊपर इसको वेल्ड करके इसको तैयार करते हैं, ठीक है। इसका कार्य क्या है यहाँ पर, कुछ प्रॉब्लम है नहीं।
इसका कार्य क्या है यहाँ पर, आपका इसका दो कार्य है यहाँ पर। पहला काम क्या कर रहा है, जो वाइंडिंग और पोल है उनको क्या कर रहा है, मैकेनिकल डैमेज से या यांत्रिक क्षतियों से सुरक्षा प्रदान कर रहा है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पोल और आपकी पोल वाइंडिंग इसके अंदर स्थित होती है ना, तो बाहर से कोई भी इसमें झटका वगैरह जो पोल वाइंडिंग पर गिरने से इसको बचाता है ना। और प्लस इसको क्या करना है, आधार प्रदान करता है, यानी जितने भी आपके पोल्स होते हैं वो किस पर कनेक्टेड होते हैं, आपके योग से जुड़े हुए होते हैं ना, उसको आधार प्रदान करने का भी कार्य करता है। नेक्स्ट ये दूसरा कार्य क्या करता है, चुंबकीय परिपथ को मार्ग प्रदान करता है। आपके जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना, वो क्या सारे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इस योग से गुजरता है ना। तो ये दूसरा इसके दोनों कार्य हैं इसके। नेक्स्ट आपका है पोल कोर और पोल शूट। पोल कोर क्या है आपका, आपके जो पोल्स होते हैं वो इस प्रकार से सॉलिड पोल प्रकार, ये दो प्रकार के होते हैं, ये जो पोल होते हैं ना आपके वो दो प्रकार से बनाए जाते हैं। पहला प्रकार इसमें सॉलिड पोल होगा इस प्रकार से, जिसके ऊपर इस प्रकार के क्या होते हैं, शूट होते हैं, ये पोल शूट होते हैं जिनको स्क्रू द्वारा क्या करते हैं, कनेक्टेड करते हैं। और ये जो पोल शूट है ये एलिमिनेटेड पक्षों से दूर करने होते हैं है ना, इनको लीड के द्वारा क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और फिर क्या किया जाता है, इसके चारों तरफ आपकी वाइंडिंग की जाती है, और जिसके कारण क्या होता है, एन पोल और एस पोल, दो पोल उत्पन्न होता है ना, मैग्नेट में जो पोल लिया गया एन और एस पोल वो उत्पन्न करते हैं, ठीक है। दूसरा टाइप का है जिसके अंदर क्या होता है, ये पूरा ही पोल क्या होता है, लैमिनेटेड पोल का बना हुआ होता है। तो जहां बड़े जनरेटर होते हैं वहां पर हम लैमिनेटेड इस प्रकार के पोल का उपयोग करते हैं, और जहां छोटे जनरेटर होते हैं वहां पर हम, जो ऊपर हमने पोल देखा था, इस प्रकार के पोल का उपयोग करते हैं। तो ये क्या कार्य कर रहा है, आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का कार्य कर रहा है ना। और दूसरा क्या कार्य कर रहा है, जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ है उसको समान रूप से बीच में वितरण करता है ना, जो आपका बीच में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना, जैसे ये आपका इस प्रकार से है, कोर है, ये आपका योग है, तो ये इसमें पोल इस प्रकार से लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो पोल शू होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, और ये समान रूप से इसके अंदर रहे, इसका कार्य सूच, ठीक है। अगर ये छोटे बनाऊंगा तो कम क्षेत्र में ये कंसंट्रेट रहेगा, अगर इसको चौड़े कर दिया तो पूरे क्षेत्र में बराबर रूप से वितरित हो जाएगा फ्लक्स। तो जब मेरा ये इसके बीच में आर्मेचर घूमेगा तो ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स काटेगा, है ना। इसलिए इसको पोल शूज का उपयोग हम यहाँ पर करते हैं। दूसरा ये क्या करना है, क्षेत्र कुंडली को आदान प्रदान करना है। क्षेत्र कुंडली आपके इसके यहाँ पर स्थापित होती है, तो इसको ये बेस भी प्रदान करता है ताकि भीतर के नीचे नहीं जाए, है ना। जो ये पोल कोर और ये शूट होते हैं इनको क्या किया जाता है, आपके नट बोल्ट द्वारा योग पर कस दिया जाता है। इसका मेथड यहाँ दिखाया है आपके, जहाँ पर इसमें ये योग है और यहाँ पर ये नट है, और ये आपका पोल कोर है जिसके बीच में एक शाफ्ट जो है स्टील की रोड है, ठीक है। ये रोड के अंदर ये क्या होता है, ये पूरी रोड अंदर बीच में होती है, और ये जो आपका स्क्रू है इसके अंदर आकर इस रोड से क्या होता है, इसके अंदर चूड़ियां होती है, इस पर आकर ये कसने लगता है, जिससे इसको जकड़े लगता है। नेक्स्ट है आपकी पोल वाइंडिंग, जो कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का काम करती है। ये भी आपकी दो, ये जो आपके पोल कोर है इसके चारों तरफ इस प्रकार से स्थापित की हुई होती है ना। ये भी आपकी दो प्रकार की होती है, जो आपकी जो पोल वाइंडिंग करते हैं या फील्ड वाइंडिंग करते हैं, दो प्रकार की होती है जनरेटर के अंदर। एक तो होती है आपकी समांतर वाइंडिंग और एक होती है आपकी श्रेणी। समांतर वाइंडिंग में क्या होता है, ये पतले तार की होती है और अधिक टर्न्स की होती है, इसमें जो टर्न्स की संख्या है वो अधिक होगी, और जो श्रेणी वाइंडिंग होगी उसमें टर्न्स की संख्या कम होगी, और उसका जो गेज है या उसकी जो मोटाई है वो अधिक है ना, और उसका प्रतिरोध भी यहाँ पर कम। आर्मेचर इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र है, आर्मेचर वाइंडिंग होती है इसके ऊपर, जो कि चुंबकीय क्षेत्र को काटने का काम करती है, और उसी में क्या होता है, आपका उधर बाहर बल उत्पन्न होता है,
आर्मेचर की संरचना दिखाई गई है। आर्मेचर में क्या होता है, ये बेलनाकार होता है, इसके अंदर क्या होता है, इस गोलाकार की ऐसी पत्तियां होती है, स्ट्रिपिंग्स होती है, जिसमें क्या करते हैं, बाहरी सतह के ऊपर आप खांचे काटते हैं, है ना। इन खांचों के अंदर क्या करते हैं, हम आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित करते हैं, और इन पत्तियों में क्या करते हैं, इस तरह से हम जमा कर लेमिनेटेड करके, इस प्रकार ये सारी पत्तियां लेमिनेटेड होती हैं और वार्निश चढ़ी हुई होती है, और इनको इस प्रकार से जमा कर इनको क्या करते हैं, इस प्रकार का बेलनाकार आकृति हम तैयार करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक की होता है जो कि शाफ्ट को जकड़े रखने का कार्य करता है, क्योंकि आपका मूवमेंट क्या करती है, जनरेटर के अंदर शाफ्ट मूवमेंट करती है ना। अगर मैं इस पे केवल शाफ्ट डाल दूं तो फिसल सकती है ना बीच में, अगर उसी की जगह मैं इस प्रकार की शाफ्ट डालूं इस आकार की, तो वो क्या करेंगे, इसको जकड़ के रखेगी और फिसलने नहीं देंगे आपके, है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, अंदर की साइड में की ऑन बनाए जाते हैं ताकि ये आपका स्लिप ना हो, है ना। इनको तित बोलते हैं, इसके दांते बोलते हैं। और यहाँ पर एयर डक्ट्स होती है जो कि क्या करती है, वायु को प्रवाहित होने के लिए मार्ग प्रदान करती है और इसको ठंडा रखने का काम करती है। क्योंकि क्या होता है, आर्मेचर के अंदर आपका जो हिस्टेरेसिस लॉसेस होता है या एडी करंट लॉसेस होता है, उसके कारण क्या होता है, आर्मेचर और गर्म हो जाता है, तो उसको ठंडा करने के लिए वहां एयर सर्कुलेशन होना जरूरी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एयर डक्ट्स यहाँ स्थापित करते हैं। तो इसका आप जब इसको साइड से देखेंगे तो इस प्रकार से नजर आएगा, ये आपका ड्रम के आकार का हो गया एक तरह से, यहाँ पर इसका कम्यूटेटर लगा हुआ होता है, ये शाफ्ट से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर इन खांचों के अंदर क्या करते हैं, हम आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित करते हैं। कम्यूटेटर, कम्यूटेटर ऐसे आपने जो स्प्लिट रिंग्स पढ़ी थी ना, वो ही आपने क्या होता है, कम्यूटेटर है। स्प्लिट रिंग्स क्या करती है, आपकी एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रही है वहां पर, है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंप्यूटेशन। क्या बोलते हैं इसको, कंप्यूटेशन। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, कंप्यूटर, ठीक है ना। तो ये शब्द कहां से आया आपका, कंप्यूटेशन से आया है ना। और इसके अंदर क्या होता है, ये जो कंप्यूटर है, जो आपकी स्प्लिट रिंग्स होती है, ये आपके ड्रॉप फोर्स कॉपर की हार्ड ग्राउंड कॉपर जो तांबा बोलते हैं उसका बना होता है, जिसके क्या होते हैं, इस प्रकार से आपकी छल्ला होते हैं इसके अंदर, जैसे तांबे, ठीक है। और प्रत्येक छल्लों के बीच में क्या करते हैं, इंसुलेटर मटेरियल से इनको सेपरेट कर देते हैं अलग अलग, और प्रत्येक इस कम्यूटेटर सेगमेंट से आपके जितने भी आर्मेचर वाइंडिंग्स है वो जुड़ी हुई होती है, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग को जोड़ने के लिए यहाँ पर कम्यूटेटर राइजर होते हैं, ये कम्यूटेटर राइजर है जो इन कम्यूटेटर से जुड़े हुए, इसी को आप जब साइड से देखोगे, ये कम्यूटेटर है ना, इसको आप जब साइड से देखोगे तो ऐसे नजर आएगा आपका, ये राइजर है, इसमें ये वाला पोर्शन में नजर आएगा ना आपको, ये वाला पोर्शन है, और ये इसका ऊपरी सतह है ना। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर वी आकार के खांचे होते हैं, ये वी आकार के खांचे क्या होते हैं, ये शाफ्ट पर इस प्रकार से न्यूक्लियर सिरे होते हैं जिसमें जाके ये फंस जाते हैं। ये खांचे क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि देखिए आपका आर्मेचर क्या होता है, हाई स्पीड से घूमता है, वो लगभग 1500 आरपीएम के आसपास होती है ना। तो 1500 आरपीएम इतनी स्पीड से अगर कोई घूमेगा तो वो क्या हो सकता है, अब केंद्रीय बल के कारण फिक सकता है ना बार, है। तो उसको रोक के रखने के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर इस प्रकार की खांचे तैयार करते हैं। और तो कम्यूटेटर का आपका संरचना यहाँ पर आपको दिख रही है इसमें, है ना। तो इस प्रकार के इसमें खांचे हैं और ये शाफ्ट पे जुड़ा हुआ होता है, ये शाफ्ट है आपकी, जिसके ऊपर ये आपके एक नट बोल्ट के द्वारा ये खांचे इस पे जुड़े हुए होते हैं, है ना। और इससे इसको रोकने के लिए ये वी आकार के यहाँ पर सेगमेंट, ये आपके कॉपर के सेगमेंट होते हैं इसमें, है ना, ठीक है। और इसके ऊपर आपकी वाइंडिंग के जो टर्मिनल्स होते हैं वो शोल्डर किए जाते हैं, ठीक है। इसका कार्य क्या है, ये आर्मेचर से जो अल्टरनेटिंग करंट प्राप्त हो रही है उसको किस में कन्वर्ट कर रही है, डीसी में कन्वर्ट कर रही है,
ठीक है। नेक्स्ट आती है वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, तो आर्मेचर देखिए, आर्मेचर वाइंडिंग भी आपकी दो प्रकार की होती है। अपन जनरल इंट्रो देखेंगे, डिस्क्राइब टूब से इसको हम आगे देखेंगे, है ना। तो आर्मेचर वाइंडिंग कौन कौन सी है? पहली है आपकी लैप वाइंडिंग और दूसरी है आपकी वेव वाइंडिंग। ठीक है, अब देखिए इसको समझिए। यहाँ पर लैप वाइंडिंग में क्या होता है आपके, ये इस प्रकार से कॉइल है, ये इसके दो सिरे निकले हुए है ना, इसमें भी ये कॉइल है, इसके भी दो सिरे निकले हुए है ना। ये दोनों सिरे कहाँ जुड़े हुए होते हैं? आपके कंप्यूटेटर सेगमेंट पे, है ना। मगर यहाँ देखिए इसमें पास पास वाले कंप्यूटेटर सेगमेंट भी जुड़े हुए हैं और इसमें क्या है, ये दूर, है ना। तो डिफरेंस क्या है इसके अंदर कि लैप वाइंडिंग में आपके जो आर्मेचर वाइंडिंग के जो टर्मिनल्स जुड़े हुए होते हैं वो पास पास वाले कम्यूटेटर से जुड़े हुए होंगे, है ना। और इसके अंदर जो कम्यूटेटर सेगमेंट से जो ये जुड़े हुए हैं आपके, ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, एक तो एन पोल के कांटेक्ट में रहेगा और दूसरा आपके एस पोल के कांटेक्ट में रहेगा, है ना। तो इसके कारण क्या हो रहा है, एक ही वाइंडिंग के ये जो सिरे हैं वो अलग अलग पोलों के कांटेक्ट में रह रहे हैं, है ना। जबकि वेव वाइंडिंग में जस्ट इसका अलग अपोजिट होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके दोनों सिरे इस प्रकार से कनेक्टेड किए जाते हैं कि दोनों सिरे क्या हो, एक ही पोल के कांटेक्ट में रहे, है ना। तो ये वाला सिरा जैसे एन पोल के कांटेक्ट में है, तो ये दूसरा वाला सिरा भी क्या होगा आपके एन पोल के, इसी इसी एन पोल के, किस वाले पोल के, इसी एन पोल के, वापस ये घूम के कहाँ आएगा, एन वाले पोल के सिरे पे आएगा। ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर डिफरेंस होता है। तो ये अलग अलग पोल्स, इसमें जो आपके कनेक्शंस हैं या वाइंडिंग पोल्स के जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग पोल्स के कनेक्ट में रहेंगे और इसमें एक ही पोल्स के, एक ही टाइप के पोल के कनेक्शन में। अच्छा, नेक्स्ट डिफरेंस और क्या है इसके अंदर, इन वाइंडिंग में, इन वाइंडिंग को जब आप सिंपल इसका सर्किट देखें तो इनका सर्किट डायग्राम आपका ऐसे बनता है। जैसे इसमें आपके ये आप कॉइल्स हैं इसमें, तो ये इसमें कॉइल्स जो होगी वो पैरेलल होगी, जितनी भी कॉइल्स होगी वो क्या होगी, समांतर क्रम में होगी। इसके अंदर जो कॉइल्स होती है वो किस में जुड़ी हुई होती है, श्रेणी क्रम में। इसके अंदर इसलिए इसको समांतर क्रम वाइंडिंग भी बोला जाता है और इसको श्रेणी क्रम वाइंडिंग भी बोला जाता है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि ये समांतर क्रम में है तो वोल्टेज तो सब पे समान रहेगा, मगर करंट इसके अंदर जनरेट जो हो रही है वो क्या होगी, प्रत्येक एलिमेंट से अलग अलग मिलेगी, तो यहाँ मिलने वाली करंट क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो इसलिए इन वाइंडिंग का उपयोग हम कहाँ करते हैं, निम्न वोल्टेज व उच्च करंट के लिए। जबकि हम इस वाइंडिंग की बात करें तो इस वाइंडिंग के अंदर क्या होता है आपका, ये श्रेणी क्रम में, तो बहने वाली धारा क्या होगी, समान रहेगी, मगर वोल्टेज जो जनरेट हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, मेरे को प्रत्येक कॉइल में अलग अलग मिलेगा, तो रिजल्टेंट जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए इस वाइंडिंग का उपयोग हम क्या करते हैं, निम्न करंट और उच्च वोल्टेज वाइंडिंग के रूप में करते हैं। ठीक है, और दूसरा डिफरेंस क्या होता है इसमें, इसमें समांतर पथों की संख्या, समांतर पथ के मतलब यहाँ पर ये पैरेलल आपके रास्ते हो गए, समांतर पथ हो गए, तो इसमें जो समांतर पथ की संख्या है वो किसके बराबर होते हैं, आपके पोल की संख्या के बराबर होते हैं, है ना। तो समांतर परिपथ को, पथों को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और पोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। तो इसमें ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी के बराबर। इसमें ए इज इक्वल टू क्या होता है, 2, ये फिक्स होता है। इसमें समांतर परिपथ हमेशा 2 ही होंगे, 2 से अधिक नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा इसमें एक टर्मिनोलॉजी वाइंडिंग प्लेक्स और यूज की हुई है ना। तो वाइंडिंग प्लेक्स क्या होती है, वाइंडिंग प्लेक्स की आपने सेम वाइंडिंग कितनी बार करी है, सेम वाइंडिंग मैंने 2 बार करी है तो वो डुप्लेक्स कहलाएगी, सेम वाइंडिंग अगर मैंने 3 बार करी है तो ट्रिप्लेक्स कहलाएगी, है ना। तो 3 बार इसके अंदर, जैसे ये एक बार मैंने इस प्रकार की वाइंडिंग करी, अगर ऐसी कैसी वापस मैं इसी के ऊपर और कर दूं तो ये ऐसे कैसे 3 पथ और मिल जाएंगे ना मेरे को, है ना।
तो अब मेरे समांतर परिपथों की संख्या क्या होगी, 3 × 2 हो गई, है ना। तो इसलिए यहाँ पर जितने बार आप जितनी फ्लक्स की बाइंडिंग कर रहे हो उतनी बार इसको क्या करोगे, गुणा कर दो, ठीक है। तो ये इसके बेसिक्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट आता है ब्रश। ब्रश क्या कार्य करता है आपका, देखिए ब्रश आपका जो कम्यूटेटर आपका क्या कर रहा है, घूम रहा है, शाफ्ट के साथ घूमता है ना। अगर मैं वहां पर अगर कोई मेटल पार्ट लगा दूं तो वो कम्यूटेटर को क्या करेगा, घिसेगा, है ना, घिसेगा। तो ब्रश मेरा यहाँ पर क्या है, एक ऐसा है मेरा यहाँ पर डिवाइस या मेरा ऐसा सपोर्टिंग डिवाइस है यहाँ पर जो क्या कर रहा है, बिना कम्यूटेटर को घिसे करंट को आर्मेचर से लेकर बाहरी टर्मिनल तक ले जाने का कार्य कर रहा है, ठीक है। जो ब्रश होते हैं उनकी आकृति आपकी आयताकार होती है। आपने ये कार्बन के बने हुए होते हैं इस प्रकार से, ये इसमें ब्रश यहाँ अंदर की तरफ दर्शाया हुआ है ना। ये पूरा ब्रश का अरेंजमेंट है। ब्रश आपके ब्रश होल्डर में लगा हुआ होता है, ये ब्रश होल्डर है बाहर की तरफ, और ये ब्रश आपके कार्बन ब्रश है ना, जो कि कार्बन के या अलग अलग मेटल के बने हुए होते हैं। और इन ब्रशों को प्रेशर प्रॉपर दबाए रखने के लिए इसके ऊपर क्या करते हैं, हम एक स्प्रिंग का उपयोग करते हैं, और इस स्प्रिंग की टेंशन को कंट्रोल करने के लिए, तनाव को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर टेंशन लीवर का उपयोग करते हैं। इसको जैसे जैसे घुमाओगे वैसे वैसे पत्ती क्या करेगी, इस पर और प्रेशर डालेगी, और प्रेशर डालेगी तो ये क्या होगा, और नीचे दबेगा। और यहाँ पर क्या होता है, आपका कम्यूटेटर कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अगर प्रॉपर इसमें आप प्रेशर नहीं रखोगे तो उसके बीच का कांटेक्ट प्रॉपर नहीं हो पाएगा और वहां प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और वहां पर क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। इस ब्रश से बाहर टर्मिनल तक विद्युत धारा के लिए ले जाने के लिए पिगटेल का उपयोग करते हैं। पिगटेल क्या है, पिग टेल, पिग मतलब सुअर, टेल यानी उसकी पूंछ, है ना। तो ये सुअर की पूंछ की आकृति का एक वायर है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया यहाँ पर, पिगटेल, है ना। है क्या ये, एज एक तरह से कंडक्टर ही है, कॉपर कंडक्टर होता है ना। बस इसकी आकृति इस प्रकार से, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया है, पिगटेल। जो क्या कर रहा है, यहां से ब्रश से करंट लेकर आपके बाहर जहां पे भी टर्मिनल आपकी कनेक्टेड है वहां वायर को लेके जा रहा है, ठीक है। ये पिगटेल होता है इसके अंदर। अच्छा, ये जो ब्रश होते हैं ये भी आपके एक तो करंट लेने का कार्य कर रहे हैं आर्मेचर से, और दूसरा और क्या काम कर रहे हैं, ये लुब्रिकेंट का काम भी करते हैं। लुब्रिकेंट का मतलब ये घर्षण को कम करते हैं, जो आपके कम्यूटेटर का घर्षण है उसको कम करने का कार्य भी करते हैं। बाकी इसकी अरेंजमेंट डायग्राम में दिखाया हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा आपको ये चीजें, है ना। अब ये ब्रशेज के प्रकार दिए हुए हैं, अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं, ग्रेफाइट के होते हैं, कार्बन और कार्बन ग्रेफाइट के होते हैं, इलेक्ट्रो ग्रेफाइट के होते हैं, और धातु ग्रेफाइट। उनके उपयोग भी दिए हुए हैं, ये भी कहाँ कैसे उपयोग होगा, है ना। तो जैसे ग्रेफाइट के आपका उपयोग करते हैं, प्योर ग्रेफाइट क्या होती है, आपकी नेचुरल प्रकार से जो ग्रेफाइट मिलती है उसमें अशुद्धियां होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, कृत्रिम ग्रेफाइट का उपयोग यहाँ करते हैं। उन ग्रेफाइट हमेशा आपको चूर्ण के रूप में मिलेगी, है ना। ये हमेशा भंगुर होती है, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी भंगुर होगी। तो इसको कठोर करने के लिए क्या करते हैं हम, इसके अंदर कुछ ना कुछ कार्बन की मात्रा या कुछ ना कुछ दूसरे बॉन्ड मटेरियल जो कि इसको सख्त बनाए, वो इसके साथ मिलाकर इसको आयताकार आकार या जिस भी आकार के हमें ब्रश बनाने उस आकार में ढाला जाता है इनको, ठीक है। इसी प्रकार से कार्बन और कार्बन ग्रेफाइट, इसमें कार्बन और कार्बन ग्रेफाइट दोनों का उपयोग किया जाता है ना। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोग्रेफाइट, ठीक है ना। इलेक्ट्रोग्रेफाइट में क्या होता है आपका, ये थोड़े ज्यादा कठोर होते हैं आपके आपके जो ग्रेफाइट या कार्बन ग्रेफाइट की तुलना में, है ना। और इनकी करंट रेटिंग भी क्या होती है आपकी इनकी तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट आपका मेटल ग्रेफाइट है। मेटल ग्रेफाइट में क्या होता है, आपके मेटल यानी मेटल का मतलब आपका कोई भी धातु, जैसे चांदी, तांबा, टीन, सीसा आदि के साथ हम क्या करते हैं, ग्रेफाइट को मिलाकर फिर हम क्या करते हैं, ब्रश को तैयार करते हैं, जिससे इनकी क्या होती है, करंट कैपेसिटी बढ़ जाती है ना। अब देखो यहाँ पर करंट कैपेसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, कि देखो नेक्स्ट चलते हैं एक बार, करंट कैपेसिटी देखो यहाँ पर इसकी।
यहाँ पर जितने भी प्रकार की करंट कैपेसिटी दी के ब्रश थे उनकी करंट कैपेसिटी यहाँ दी हुई है और उनका साइज भी दिया हुआ है ना। देखिए यहाँ पर सॉफ्ट ग्रेफाइट का ये लगभग 9 से 9.5 एम्पियर तक धारा एम्पियर प्रति सेंटीमीटर हिसाब के अकॉर्डिंग ये कलेक्ट कर सकता है, यानी इतनी करंट इसमें से गुजार सकता है। ठीक है, अगर इससे अधिक क्षमता का वहां पर हम जनरेटर यूज कर रहे हैं तो हमें वहां पर कॉपर कार्बन ब्रश का उपयोग करना पड़ेगा। अब देखो इसकी करंट रेटिंग ज्यादा होती है ना, तो ये क्या है, छोटी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के जो आपका टुकड़ा होगा उसमें भी ये क्या कर रहा है, 15 से 16 एम्पियर करंट ले रहा है। तो ये छोटा टुकड़ा ही क्या कर रहा है, ज्यादा करंट को ले रहा है। तो इससे क्या होगा, मेरे छोटे साइज के ब्रश बनेंगे। अगर छोटे साइज के ब्रश बने तो मेरे को कम्यूटेटर जो मैंने बनाए वो भी छोटे ले सकता हूँ, है ना। अगर ये ब्रश बड़े बने तो कम्यूटेटर भी मेरे को बड़े बनाने पड़ेंगे, क्योंकि क्या करेंगे वो, क्योंकि हमेशा क्या होता है जब ये कलेक्शन करते हैं तो इनका साइज और इनका साइज हमेशा लगभग क्या होना चाहिए, बराबर इस प्रकार से होना चाहिए, है ना। अगर इनकी साइज बड़ी होगी तो ये भी साइज बड़े होंगे, अगर ये साइज बड़े होंगे तो मेरे क्या होगा, अनावश्यक कॉस्टिंग बढ़ेगी ना। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए ब्रश को सेलेक्ट करते समय कि अगर ज्यादा एम्पियर रेटिंग के हैं तो हमें कॉपर कार्बन टाइप के यूज करने हैं, जिससे हम क्या है छोटे साइज के ब्रश से ही अपना उस एम्पियर तक की करंट को ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी एंड प्लेट है जो कि इसके अंतिम सिरे पे जहां आपका शाफ्ट जुड़ी हुई होती है ना वहां जुड़ते हैं। इसके अंदर यहाँ नट लगे हुए होते हैं जो कि आपकी योक से जाकर जुड़ जाते हैं, है ना। और यहाँ पर बेरिंग हाउस बना होता है जिसके अंदर बेरिंग लगा हुआ होता है और एयर सर्कुलेशन के लिए यहाँ पर खांचे बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है बेरिंग। बेरिंग भी आपके इसके अंदर यूज करते हैं जो कि आपके शाफ्ट को रोटेट कराने का कार्य करते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग। बॉल बेरिंग में ऐसे बॉल्स होते हैं अंदर और रोलर बेरिंग में इस प्रकार के रोलर लगे हुए होते हैं। उच्च क्षमता की मोटर के अंदर रोलर बेरिंग का उपयोग करेंगे और छोटी क्षमताओं की जनरेटर के लिए हम बॉल बेरिंग का उपयोग करेंगे। यहाँ तक अभी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए।